नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज और आज आपके समक्ष एक छोटा सा निवेदन, एक विनती लेकर उपस्थित हुआ हूं। सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि कविराज भूषण के छंद पढ़ने वाले कुछ लोग इन छंदों को इंडियन रैप की संज्ञा देते हैं। ये बात कुछ अटपटी और काफी हल्की जान पड़ती है। ऐसा क्यों भाई? ये तो वो बात हो गई कि जैसे हम बचपन में जो इतिहास की किताबें पढ़ते थे उसमें भारत के महान साहित्यकार रचनाकार कालिदास जी का जब जिक्र होता था तो कहा जाता था कालिदास कौन? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे भाई, कहाँ कालिदास जी और कहाँ उनके 1100-1200 वर्ष बाद में जन्मे शेक्सपियर। और समझा आप भारतवासियों को ही रहे हैं तो ये कहना कि कालिदास वॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसका कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार कविराज भूषण के छंद और इसी प्रकार के अन्य छंदों को यदि आप इंडियन रैप की संज्ञा दे देंगे तो कैसे होगा भाई? अतः इन्हें छंद कहिए, मनहरण कवित्व कहिए, सवैये कहिए, दोहे कहिए, छप्पय कहिए, ये सब छंद के अलग अलग प्रकार हैं। पर यह बात बड़ी रोचक है कि कुछ लोग इसे इंडियन रैप कहते हैं। कदाचित इसके भीतर की जो रिदम है, जो लय है, जो ताल है, वो उन्हें आकर्षित करती है। तो वही छंद के मूल में ये ताल, लय, गति, यति यही सब रहती हैं। छंद की परिभाषा क्या है? आज की कड़ी में हम कविराज भूषण के 3 बड़े लोकप्रिय छंद लेंगे और छंद शास्त्र के माध्यम से बताएंगे कि ये जनसाधारण की स्मृति पटल पर इस प्रकार क्यों अविस्मरणीय हैं। किसी भी पद्य रचना के वर्ण या मात्राओं की संख्या, क्रम, यति यानी कहाँ विराम लगना है, कहाँ नहीं लगना है, गति एवं अंत में जो तुक होती है उसके कुछ नियम होते हैं। जो रचनाएं इन नियमों से बंधी होती हैं उन्हें छंद कहते हैं। ये एक लोकप्रिय छंद सुन लेते हैं। इंद्रजिम्न जंब पर, इंद्रजिम्न जंब पर, बाणवसु अम्ब पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है। पौन बारे बाह पर, शंभुरत्ति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम ध्वज राज है। दावाद्रुम दंड पर, चीतामृग झुंड पर, भूषण भितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर, कान्हा जिम्न कंस पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर, शेर सेवराज है। इस मनहरण कवित्व का अर्थ तो हमने आपको इस चैनल की पहली कड़ी में ही बताया था। संक्षेप में पुनः बता देते हैं अलंकारों के साथ। इस छंद में छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना देवराज इंद्र, प्रभु श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान परशुराम इन सब से की जा रही है। तो उपमाओं की माला है, अतः मालोपमा अलंकार है अर्थालंकारों में। कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार इंद्र ने जंबासुर को मारा था, जिस प्रकार समुद्र पर, जो समुद्र के भीतर ज्वालामुखी होता है, जब वो फटता है और टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, सुनामी आती है, तो उस ज्वालामुखी का, उसमें से निकलती आग वाड़वानल का समुद्र पर आधिपत्य होता है। दंभी रावण पर प्रभु श्री राम का आधिपत्य था। बड़े बड़े बादलों को अदृश्य पवन चला देता है। रति के पति कामदेव का संहार भगवान शंकर ने किया था और पराक्रमी क्षत्रिय सहस्त्रबाहु का वध भगवान परशुराम ने किया था। जिस प्रकार जंगल में बहुत सारे पेड़ों को दावानल, जंगल की आग समाप्त कर सकती है, द्रुत गति से दौड़ने वाले मृग से भी अधिक तेज चीता दौड़ लेता है और उसे अपना ग्रास बना लेता है। विशाल काय हाथी को मार गिराने की ताकत सिंह में होती है। हर प्रकार के अंधकार को सूर्यदेव समाप्त कर देते हैं। कंस को प्रभु श्री कृष्ण ने समाप्त किया था। उसी प्रकार म्लेच्छ को, अर्थात ये औरंगजेब, अफजल खां, आदिल शाह द्वितीय आदि, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने परास्त किया। इसकी पहली पंक्ति में जिमी जंभ ज 2 बार आ रहा है। ये छेकानुप्रास अलंकार है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, र 3 बार आ रहा है, 2 से अधिक। ये वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। अब जरा छंद को देखते हैं। देखिए, पहली पंक्ति या पहला चरण है इंद्र जिम्न जंभ पर, बाणवसु अम्ब पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। इसमें वर्णों की गिनती करते हैं। इंद्र के 2 वर्ण होते हैं, युग्माक्षर भी हैं तो भी द्र जैसे एक वर्ण गिना जाता है। जिमी 2 वर्ण हैं, जंभ 2 वर्ण। इस प्रकार आप गिनते जाइएगा तो इंद्र जिम्न जंभ पर, बाणवसु अम्ब पर, इसमें आपको 16 वर्ण मिलेंगे। और रावण सदंभ 3 और 3 6 वर्ण पर, रघुकुल राज है, इसमें आपको 15 वर्ण मिलेंगे। इसी प्रकार जो तीसरा चरण है दावाद्रुम दंड पर, चीतामृग झुंड पर, भूषण बिदुंड पर, जैसे मृगराज है, इसका जो पूर्वार्ध है दावाद्रुम दंड पर, चीतामृग झुंड पर, इसमें कुल मिलाकर 16 वर्ण हैं। और जो इसका उत्तरार्ध है भूषण बितुंड पर, जैसे मृगराज है, इसमें 15 वर्ण हैं। तो इस प्रकार हर चरण में 16,15 अर्थात 31 वर्ण होते हैं। चंचल प्रकृति का छंद है। इसमें जो कहरवा बजती है वो द्रुत गति से बजती है, इसलिए बड़ा लोकप्रिय भी है। इसी प्रकार का एक और मनहरण कविता है
साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी। अच्छा, कुछ लोग इसको अंग में उमंग धरी कहते हैं। अर्थ एक ही है, अंग में उमंग भर लेना या अंग में उमंग धारण कर लेना। ब्रज भाषा में धरी का अर्थ धारण करना जरा कम लगता है, इसलिए अंग में उमंग भरी अधिक प्रचलित है। एक और इसका वेरिएशन है, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ लगभग एक जैसा है। दोनों पंक्तियां यह कह रही हैं कि चतुरंगिनी सेना सजी हुई है। अब सेना में कौन होते हैं? वीर। वो वीर क्या कर रहे हैं? रंग में। यहां रंग का अर्थ उमंग है, तो उमंग में किस पर चढ़ रहे हैं? तुरंग। तुरंग अर्थात घोड़ा। चतुरंगिनी सेना में एक अंग होता था कैवलरी अर्थात घुड़सवार। तो वीर सैनिक उमंग में घोड़े पर चढ़ रहे हैं। और ये वीर सैनिक किनके हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के। क्या करने जा रहे हैं? जंग जीतने जा रहे हैं, मात्र लड़ने नहीं। तो साजी चतुरंग सेन के जो 3 वेरिएशंस हैं, इनका अर्थ एक ही है। आइए सुन लेते हैं। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बेहद नगारन की, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। फैल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल फैल सैलो सलत हैं। तारा सुतरण धूरी धारा में लगत जिमी, तारा सुतरण धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पार वारियों हलत हैं। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, जीतन चलत हैं, जीतन चलत हैं। तो यह है कविराज भूषण का अत्यंत लोकप्रिय मनहरण कवित्त साजी चतुरंग सेन। इसके अर्थ की चर्चा हमने अपने चैनल के तीसरे वीडियो में की थी। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की चतुरंगिनी सेना सजी हुई है, उमंग में है, और उसके नेतृत्व में शिवाजी महाराज रण जीतने जा रहे हैं, मात्र लड़ने नहीं। उमंग इतनी है कि जो हाथी हैं उनकी कनपटी पर से मद इतना बह रहा है कि उसके नदी नाले बन गए हैं। हर जगह कोलाहल मचा हुआ है और सेना के चलने से, हाथियों की ठेलम ठेल से पर्वत तक उछले जा रहे हैं। और जो धूल उड़ रही है उसके कारण दिन के समय का सूर्य एकदम टिमटिमाते हुए तारे जैसा लग रहा है। और पूरी धरती ऐसे हिल रही है जैसे एक थाली पे पारे मरक्यूरी की एक बूंद हिलती है। तो अर्थालंकारों में अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी बहुत सारे हैं। इसकी दूसरी पंक्ति में भूषण भनत भ 2 बार आ रहा है, 6 का अनुप्रास। नाद बेहद नगारन की, नदी नद मद शब्द के अंत में द 2 से अधिक बार आ रहा है, शब्द के अंत का वृत्यानुप्रास अलंकार है। और जहां तक वर्णों की बात की जाए तो साजी 2 वर्ण, चतुरंग 4 वर्ण, सैन 2 वर्ण, अंग में उमंग भरी, कुल मिलाकर के यति कौमा से पहले 16 वर्ण हैं। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, ये दूसरी यति जो कि पूर्ण विराम है उससे पहले 15 वर्ण है। तो पहले चरण में 16,15 31 वर्ण। इसी प्रकार अंतिम पंक्ति में तारा सी तरनी धूरी धारा में लगत जिमी 16 वर्ण है, थारा पर पारा पारावार यो हलत हैं 15 वर्ण है। तो यह है मनहरण कवित्त। और कविराज भूषण का जो साहित्य है उसमें मात्र मनहरण कवित्त नहीं, छप्पे भी हैं, दोहे हैं और सवैये भी हैं। सवैये जो हैं वो अधिकतर खेमटा ताल में निबद्ध होते हैं। दादरा ताल को यदि द्रुत लय में बजाया जाए तो खेमटा हो जाती है, धा दीना धातीना धा दीना धातीना ऐसे। तो एक सवैया भी सुन लेते हैं कविराज भूषण का। सवैये में 4 पद होते हैं, 4 चरण, 4 पंक्तियां। हर पंक्ति में 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो कुछ सवैये ऐसे होते हैं जिसमें चारों पंक्तियों में 22 वर्ण हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चारों पंक्तियों में 24 वर्ण होते हैं, उनको दुर्मिल सवैया कहते हैं। कुछ में हर पंक्ति में 25 वर्ण होते हैं, वो सुंदरी सवैया हो जाता है। ये जो हम सवैया सुनने वाले हैं इसमें हर पंक्ति में 23 वर्ण है, इसे मत्त गयंद सवैया कहते हैं। मत्त यानी उन्मत्त और गयंद हाथी। तो इसकी चाल ऐसी है कि जैसे एक उन्मत्त हाथी चल रहा हो। जरा कल्पना कीजिए और इस सवैये को सुनिए। भाई सवैये की बात हो गई, खेमटा ताल की बात हो गई, तो सवैये के साथ वाद्य यंत्र तो बनता है, पर इस समय हमारे साथ तबला नहीं है। लेकिन घटम का ये छोटा भाई एक तसला जरूर है, बड़ी अच्छी आवाज आती है। तो आइए सुनते हैं ये मत गयंद सवैया। दानव आयो दगा कर जावली, दानव आयो दगा कर जावली, दीह भयारो महामद भार्यो, भूषण बाहुबली सर जाते ही भेट बेको निरसंक पधार्यो, बिच्छू के घाये गिरे अफजल नहीं, बिच्छू के घाये गिरे अफजल नहीं, ऊपर ही शिवराज निहार्यो, डाबियों बैठो नरिंद अरिंद ही, मानो मयंद गयंद पछार्यो, मानो मयंद गयंद पछार्यो।
तो ये है मत गयंद सवैया। इसका अर्थ हमने एक पहले के चलचित्र में बताया हुआ है। अफजल खां के वध पर हमने एक श्रृंखला की थी 3 हिस्सों में। दूसरे हिस्से में इसका अर्थ है। संक्षेप में अर्थ यह है कि दानव अर्थात अफजल खां जावली आया, दिखने में भयंकर, पर छत्रपति शिवाजी महाराज निरशंक होकर उससे मिलने पहुंचे। और जब अफजल खां ने शिवाजी महाराज को मारने का प्रयास किया तो बिच्छू के घाव से, जो शिवाजी महाराज के पास वाघनख था बिच्छू, उससे उन्होंने अफजल खां का वध किया। और दृश्य ऐसा था कि अफजल खां नीचे लेटा हुआ है, शिवाजी महाराज उसके ऊपर, और भारी भरकम लंबा चौड़ा अफजल खां देख के ऐसा लग रहा था कि मानो मयंद गयंद पछाड़ो। गयंद यानी हाथी, हाथी को मयंद मृगराज शेर ने पछाड़ दिया है। शेर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये जो सवैया है इसमें वर्णों को देखते हैं। दानव आयो दगा कर जावली, दीह भयारो महामद भार्यो। ये कुल मिलाकर 23 वर्ण हैं। इसी प्रकार हर पंक्ति में 23 वर्ण हैं। दाबी यों बैठो नरिंद अरिंदही, 12 वर्ण, मानो मयंद गयंद पछार्यो। 11 वर्ण कुल मिलाकर। 12 वर्ण के बाद एक यति कौमा, और उसके बाद के 11 वर्ण के बाद एक पूर्ण विराम, एक और यति। 12 + 11 23 वर्ण। तो ये है मत गयंद सवैया। ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारा संगीत है, ये हमारे छंद हैं, और ये सहस्त्राब्दियों पुराने हैं। संस्कृत में, तमिल में, उड़िया, कन्नड़ा, इन सब भाषाओं में भांति भांति के छंद मिलते हैं और सभी को संगीतबद्ध किया गया है। इसी कारण से आप श्री रामचरितमानस शुरू से अंत तक गा पाते हैं। इसी वजह से आप हनुमान चालीसा गा पाते हैं। तो ये है छंदों का स्वरूप संगीत के साथ निबद्ध। अतः मैं इस कड़ी के अंत में पुनः सोशल मीडिया पर कविराज भूषण के छंदों को इंडियन रैप कहने वालों से ये सविनय करबद्ध निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि इन छंदों को मनहरण कवित्त, सवैया, दोहे इत्यादि कहिए। आप में से बहुत लोगों के चलचित्र चैनल अत्यंत लोकप्रिय हैं। अतः इंडियन रैप कहने के बजाय इन छंदों को इनके असली नाम से यदि आप बुलाएंगे तो आपके और आपके श्रोताओं के जरिए इनका असली नाम, असली स्वरूप सब तक पहुंचेगा। तो इस छोटी सी विनती के साथ आज की इस कड़ी में आपसे अनुमति लेते हैं। आपका जीवन सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरपूर रहे, ये मंगल कामना करते हैं। जय मां भवानी, जय मां भारती।